नमस्कार, मैं सुमन बौद्धर। आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और आप हमारे सामने देख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक समता जो 75 सालों से नहीं मिली, उसे लाने के लिए हमें गरीबों की सरकार चाहिए। और ये पद्म श्री जगदीश प्रसाद जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया गया है और इन लोगों की ये मांग है कि हमें गरीबों की सरकार चाहिए। और आप देख सकते हैं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले दोनों लोगों को पुष्प चढ़ाकर उन स्वागत किया जा रहा है और जय भीम का नारा लगाया जा रहा है। और काफी की संख्या में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रवीण जी को। स्वागत है श्री राजकुमार जी। तो करना चाहूंगी हमारे बीच मौजूद हमारे घोषणा करते पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी की पद्मश्री डॉक्टर प्रसाद जी, क्या गारंटी है कि जो आपने यहाँ इतनी बातें बोली हैं कि आप भी खड़े उतरेंगे? मुझे लगता है इस समय जितनी पार्टियां हैं जो बहुजन लोग पार्टी बना रहे हैं वो बाबा साहब को, गौतम बुद्ध को, डॉक्टर अंबेडकर को बेचने का काम कर रहे हैं। जो आपने पौन घंटे के अंदर सारी बातें कही हैं, तो क्या जरूरत पड़ी आपको पार्टी बनाने की? इसीलिए पटी कि आप देखिए, मैंने बहुजनों में लालू जी को देखा, नीतीश जी को देखा, मायावती जी को देखा, मुलायम सिंह जी को देखा। ये चार बहुजनों जो है यूपी और बिहार में रहे। 33 साल तक लालू जी और नीतीश जी ने बहुजनों को लिए क्या किया? कुछ नहीं। अगर बिहार को अगर आप देखें तो आज बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य गर्क में है। और वहाँ के बच्चे, आपको बता दूं खाली कि 8 जाते जाते 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते और 95% बच्चे 12th तक स्कूल छोड़ देते हैं। 3% बच्चे सिर्फ वहाँ पर छात्रावास में जाते हैं, ग्रेजुएट करने जाते हैं। और आप देखिएगा जितनी भी स्कूल वहाँ है बिहार में, मैं वहाँ करीब 28 जिलों में, 38 ज़िला है वहाँ पर, 28 जिलों में मैंने स्कूलों का भ्रमण किया। किसी भी स्कूल में जहाँ पर 20 टीचर होनी चाहिए, हमें 10 टीचर से ज़्यादा, 9 टीचर से ज़्यादा नहीं मिले। तो बहुजनों में बाबा साहब का पहला वर्ड था शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इन्होंने शिक्षा को ही ख़त्म कर दिया। तो हमें लगा कि बहुजने हो करके भी इन्होंने बहुजनों पर ध्यान नहीं दिया, तो हम किसके साथ जाएं? कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की हालत तो आप 2014 से देख ही रहे हैं। तो हमें लगा कि क्यों नहीं एक नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको बुलाऊं, उनको कहूं कि आप नेता बनिए और सामाजिक जो समाज में काम कर रहे हैं, और आ करके जो पॉलिटिशियन पुरानी बातें करता है, झूठ बोलता है, लोगों को ठगता है, उस तरह की बातें ना हो करके एक स्वच्छ सरकार को बनाने की ओर चलें और गरीबों के बारे में सोचें। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, क्या गारंटी है कि जो आपने यहाँ इतनी बातें बोली हैं कि आप भी खड़े उतरेंगे? मुझे लगता है इस समय जितनी पार्टियां हैं जो बहुजन लोग पार्टी बना रहे हैं वो बाबा साहब को, गौतम बुद्ध को, डॉक्टर अंबेडकर को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं बेचता। आपको बता दूं एक बात और, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने बाबा साहब का किताब पढ़ा ही नहीं। बाबा साहब की किताब मैं जब रिटायर कर गया और जब 2014 के बाद बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार गड़बड़ करने लगी, तो मुझे लगा कि ये सब देखना चाहिए क्या चीज़ें हैं। तो मैं इसलिए नहीं काम कर रहा हूँ कि मैंने बाबा साहब का किताब पढ़ा हो। ये मेरी अपनी इच्छा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि लाइफ, ज़िंदगी एक ही है। आखिर में मुझे जो बनना था मैं बन गया, डॉक्टर बन गया, कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, भारत का डायरेक्टर जनरल सबसे लंबे समय तक रहा। तो मुझे अब ज़िंदगी में क्या चाहिए? मेरी 2 बेटियां हैं, एक हार्ट सर्जन, एक गायनिकोलॉजिस्ट, एक इंग्लैंड में है, एक यहाँ है। वाइफ मेरी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, डायरेक्टर रही, डीन रही।
मुझे अब क्या करना है, इस शरीर को क्या करना है। मैंने कहा क्यों नहीं शरीर को अपने बच्चों के लिए, जिस परिवार में हम आए हैं उस परिवार के लिए जब तक जिंदा है कर सके। तो एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम अपने बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवान को हम पॉलिटिक्स में लाएं, उनको नेता बनाएं और सच्चे नेता बनाएं जो समाज के प्रति समर्पित हो। इसी ध्येय से हम आए हैं। सर, जिस तरीके से कांसीराम साहब जी ने पार्टी बनाई और कांसीराम साहब ने, उनके पास ना तो बैंक बैलेंस था, ना कोई उनके पास प्रॉपर्टी थी, उनके पास ना कोई घर मकान था, उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलवा के दिखाई। तो क्या लगता है कि सर आपने एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, आपने डॉक्टरी पेशे के अंदर बहुत समाज का काम किया है, तो आपको पार्टी से क्या तात्पर्य है? मुझे अपने गरीब भाइयों पर विश्वास है। 5-5 रुपया देगा अगर सारे गरीब भाई। मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों में 83 करोड़ लोगों को भिखमंगा भी बना दिया। भिखमंगा बना दिया, अनाज देना भिखमंगा हुआ। अगर काम देते मनरेगा में तो अनाज नहीं देना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई जो गरीब परिवार के लोग हैं वो पढ़ें लिखें और शिक्षित होकर के अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम करें। सर आगामी योजना क्या है? संगठन को बनाना, 2024 का इलेक्शन को लड़ना, कोशिश करना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाए, या तो नीति बदलने। आज का जो मैं भाषण दिया, हो सकता है बीजेपी को अकल आ जाए, वो सब जितना भी बेचे हैं उसको वापस लेके राष्ट्रीयकरण कर दें और कल अनाउंस कर दें भाई कि हम मीडिया को स्वतंत्र, आप लोग का स्वतंत्रता नहीं है, आप लोग नहीं लिख सकते सरकार के खिलाफ। लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो अमेरिका कह चुका है। जैसे देश में बहुजनों की तमाम पार्टियां हैं और आपकी एक नई पार्टी आने के बाद क्या लगता है कि आपकी पार्टी बहुजनों की जो वोट बैंक है ये बीजेपी को मजबूत करेगी? हमारी पार्टी बीजेपी को मजबूत करेगी? जी हाँ। हमारी पार्टी क्यों करेगी? कि सर जितनी पार्टियां बननी है सिर्फ बहुजनों के वोट काटने के लिए तो बनना ही है। लेकिन मैं काटने के लिए जहाँ ऐसा बात होगा तो मैं वहाँ लड़ूंगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे रहने से बहुजनों की पार्टी, बहुजनों की वोट कट रही है और बीजेपी जीतने वाला है, वहाँ मैं नहीं लड़ूंगा। जिस दिन मैं समझ जाऊँगा कि मेरे खड़ा होने से वोट बंट रहे हैं, हमारे तरफ वोट नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। जहाँ सर आपकी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेट कर दीजिए, सबकी बच्चों की पढ़ाई एक तरह करिए। आप एक को सरकारी स्कूल में, एक को पब्लिक स्कूल में नहीं कर सकते। आप शिक्षा एक ढंग से दीजिए, फिर आप कंपटीशन कराइए। हमारे गरीब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड बच्चों को आप पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, अब बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में, और फिर आप कम्पीट करने कहते हैं। कहाँ से कम्पीट करेगा बताइए आप। सर एक सवाल, आपने अभी कहा कि लालू जी की बात करी आपने, मुलायम सिंह ये सब की बात करी। एक जो सबसे बड़ा कॉमन मुद्दा है कि जैसे कि लालू जी की पार्टी है, वो उनके पार्टी में उनके बेटे ही नेता बन गए, उनके परवेज जाति नेता बन गए, और ऐसे बीएसपी में भी यही हो गया कि उनके भतीजे आ रहे हैं, और मतलब मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव। तो क्या आप भी अपनी इस पार्टी में लोकतंत्र जो होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, एक जाति की ना रह के लोकतांत्रिक न्याय पार्टी में उसमें सभी का बराबर हिस्सा मिलेगा, या फिर कोई आप ही का कोई व्यक्ति आके? मेरे परिवार के कोई रिश्तेदार नहीं रहेंगे, पहला बात, कोई आदमी रिश्तेदार नहीं होगा। इसमें हर जाति के होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन इस देश के दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो प्रधानमंत्री या तो दलित बनेगा या मुस्लिम बनेगा, या वो बनेगा मुस्लिम प्रधानमंत्री या हम बनेंगे प्रधानमंत्री, या वो बनेगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या हम बनेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, ये तो मुसलमानों ने कांसीराम साहब की बात कहाँ मानी, ना दलितों ने मानी। ऐसी बात नहीं है सर। आपने समझाने की कोशिश तो किया होता। आप मुस्लिम क्यों बोलते हैं? अगर कोई धर्म मान लेता है तो उससे आदमी बदल थोड़े जाता है। मैं तो यही तो बताना चाहता हूँ दलित आपको। मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? कांसीराम साहब ने सर 96 में। कांसीराम की सोच क्या थी जी। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, मैं उस पर क्यों कमेंट करूँ? मैं न सुना हूँ न उन पर कमेंट करना चाहता हूँ। बड़े आदमी हैं, हमारे पूजनीय हैं, इसलिए मैं, अगर माँ बाप गलती भी कर दे तो हम अपने बाबूजी के सामने नहीं बोलते थे। बाबूजी डांटते थे, हम जानते थे कि बाबूजी गलत है, हम चुपचाप वहाँ से हट जाते थे। अच्छा सर, तो हम कांसीराम जी पर क्या बोलेंगे? वो भी पूजनीय है। सर आगे 2024 में आपकी पार्टी
इलेक्शन लड़ेगी। लड़ेगी। कितने राज्यों में दिल्ली- लड़ेगी सर? दिल्ली में लड़ेगी 2 सीटें, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। यूपी में लड़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर अखिलेश यादव से टकराव हो रहा है, वहाँ नहीं लड़ेंगे। लगेगा कि अखिलेश यादव जीतने वाले हैं और मेरे लड़ने से वो हार जाएंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, जहाँ मैं चाहूँगा कि तेजस्वी का ज़्यादा वेटेज है बीजेपी को हराने में, और मैं अगर चला जाऊँगा तो तेजस्वी हार जाएगा, मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा पर्पस है बीजेपी को हराना, जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो प्रजातंत्र को अंडरमाइन कर रहा है, जो रूल ऑफ द लॉ को अंडरमाइन कर रहा है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं, समझे कि नहीं। देश को बेच रहे हैं, देश को बेचने से बचा। अरे भैया सब कुछ बेच देंगे तो आप किस चीज़ का मंत्री रहिएगा, किस चीज़ का प्रधानमंत्री रहिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा कल्याणकारी काम करने के लिए? सब कुछ बिक जाएगा तो कहाँ से लाइएगा बताइए ना। ओके सर।